हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आइए अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पिछले दिन मैं 21 तक करवा चुका था। ठीक है, आ जाइए 22 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मादा क्रोमोसोम होते हैं, मादा क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक्स एक्स, वाई वाई या ट्रिपल वाई या फिर एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा, आपका एक्स एक्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नर क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, एक्स वाई या एक्स एक्स वाई या फिर वाई वाई एक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नर क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पे बता दें कि एक्स एक्स जब भी होगा, एक्स एक्स जब भी होगा तो यह क्या होता है? बच्चे का लिंग कैसा होता है? तो मतलब कि स्त्रीलिंग होगा, मतलब कि यहाँ पे लड़की का जन्म होगा। ठीक है, जब एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा तो। लेकिन जब एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, जब एक्स वाई क्रोमोसोम होगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा? लड़का का जन्म होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब भी एक्स एक्स रहता है तो लड़की का, और एक्स वाई जब भी होता है तो ये हो जाता है आपका लड़का लोग का। ठीक है, और इसमें और बता दूं कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो आदमी में, मनुष्य में पूछ देगा क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। 46 यानी कि कभी कभी 46 ना दे के दे देगा कि 23 जोड़ा, क्या दे देगा? पेयर में दे देगा। ठीक है, तो 23 क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अब आइए क्वेश्चन 24 नंबर बोलता है कि भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, तो आपका 46 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नवजात शिशु का कद कितना होता है? एक नवजात शिशु का जो कद होता है ये कितना होता है? 20 इंच का होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 26 में कहता है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है। एक नवजात शिशु होता है, उसका वजन कितना होता है, भार कितना होता है? तो ये होता है 9 पाउंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगतता का निर्धारण होता है, वंशानुगतता का निर्धारण होता है कैसे? जीन्स के द्वारा या फिर क्रोमोसोम के द्वारा या फिर न्यूरॉन्स के द्वारा या फिर बोल सकते हैं सभी के द्वारा। तो वंशानुगतता का मतलब होता है कि जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जाता है, वंश का मतलब क्या होता है? उसका आगे करना, मतलब कि वंश बढ़ना। ठीक है, तो वो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है जीन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जीन्स के द्वारा किया जाता है। और ये जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डीएनए में होते हैं जीन्स। ठीक है, इसका एक छोटा यूनिट है डीएनए का, उसी में पाया जाता है जीन्स। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, गर्भ में बच्चे के विकसित होने में लगने वाले दिन, मतलब कि गर्भ में कितने दिन तक बच्चे रहते हैं। तो ये 280 डेज, मतलब कि 280 दिन। ठीक है, क्या होते हैं? 280 दिन। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 280 दिन का। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांत कितने होते हैं। तो दूध के दांत कितने होते हैं? तो आप लोग को बचपन में दांत जो टूटे होंगे, क्या होता है दूध का दांत? क्या मतलब कि वो क्या होता है, बचपन में टूटता है, उसके बाद फिर से वो पुनः जन्म लेता है, मतलब कि फिर से उगता है। तो ये कितने दांत होते हैं? तो 20 दांत होते हैं। ठीक है, और दांत के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा बता दें कि दांत का जो, ऐसे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये आपका, जिसको इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? इंसीजर, देखिए आप लोग, इंसीजर। ठीक है, इंसीजर को क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक बोलते हैं, कृंतक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर होता है आपका रदनक, मतलब कि कैनाइन बोलते हैं। क्या होता है? कैनाइन, कैनाइन होता है। ठीक है,
इसको बोलते हैं हम लोग रदनक। इसका काम क्या रहता है रदनक का, ये चीड़-फाड़ करता है, ठीक है, भोजन को। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्या रहता है चवर्णक, जिसको बोलते हैं मोलर। क्या होता है मोलर। मोलर को क्या बोलते हैं चवर्णक बोलते हैं, ठीक है, चवर्णक। और इसका काम क्या रहता है चबाने वाला काम। चवर्णक का मतलब क्या होता है चबाने। और एक और होता है चौथा, जिसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या होता है प्रीमोलर। तो इसको क्या बोलते हैं प्रीमोलर का मतलब होता है अग्र चवर्णक, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा कि इंसीजर कितने दांत होते हैं। इंसीजर में दांतों की संख्या कितनी होती है 8 होती है, 4 ऊपर और 4 नीचे। कैनाइन में कितना होता है तो आप लोग का 4 होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे रहता है, ठीक है। और मोलर में कितना रहता है दांत की संख्या, तो मोलर में आपका रहता है 12, ठीक है, 6 ऊपर रहता है और 6 नीचे रहता है, 12 होता है। और प्रीमोलर में कितना होता है दांत की संख्या, प्रीमोलर में आप लोग का हो जाता है, जोड़ लीजिए 12 12 8 20 20 4 24 24, और ये कितना होता है 8, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है प्रीमोलर की, 12 8 20 4 24 24 और 4 28। तो दोस्तों प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, प्रीमोलर की संख्या आपका हो जाती है 8, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ और कि दांत का सबसे ज़्यादा जो क्षति होता है वो किस गैस के कारण होती है, ये होती है आपका फ्लोरीन गैस के कारण। किस गैस के कारण होती है, फ्लोरीन गैस के कारण होती है, ठीक है, देख लीजिए फ्लोरीन, याद रखिएगा फ्लोरीन गैस के कारण होती है, दांत की सबसे ज़्यादा जो क्षति होती है इसके कारण होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 30वां क्वेश्चन है कि क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं, मतलब होमवर्क एक ही देना सही समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जी हाँ, इसमें मूल्यांकन सही होता है। जी नहीं, क्योंकि सब छात्रों का योग्यता स्तर समान नहीं होता है। जी नहीं, क्योंकि छात्र की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि अध्यापक का काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके अनुसार क्या होगा बताइए। तो ये आपको हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, मतलब कि जी नहीं, क्योंकि छात्र की अभिरुचि अलग अलग होती है। सभी छात्र की अभिरुचि क्या होगा अलग अलग होगा, इसीलिए छात्रों को क्या होगा गृह कार्य एक ही देना उचित नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जब स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा सीखते हैं तो अधिगम वक्र क्या है, अधिगम वक्र होगा। अधिगम वक्र कैसा होगा बताइए आप लोग, अधिगम वक्र कैसा होगा। तो ये होता है आप लोग भी आकार की नहीं बल्कि यू आकार की आकृति होती है, ठीक है। जब स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा सीखते हैं तो अधिगम कैसा होता है, अधिगम वक्र ये होता है यू आकार की, ठीक है। और आप लोग के कुछ और बता दूं कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। कौन कौन होते हैं आप लोग बता सकते हैं। देखिए पहला वक्र कह सकते हैं आप लोग लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब कह सकते हैं पहला जो हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, मतलब एक रेखीय या फिर स्ट्रेट लाइन कर्व बोल सकते हैं, ठीक है। पहला बोल सकते हैं आप लोग स्ट्रेट लाइन कर्व या फिर एक रेखीय अधिगम वक्र होता है, ठीक है। दूसरा हो जाता है आप लोग का, दूसरा क्या होगा, और हाँ इसका फिगर देख लीजिए, एक रेखीय जो सरल होता है, मतलब कि लीनियर जिसको बोलते हैं, लीनियर कर्व जो होता है ये कैसा होता है, इसका फिगर कैसा होता है, इस टाइप का रहेगा। ये रहेगा टाइम, ठीक है, इधर टाइम है और इधर क्या रहेगा अमाउंट, कितना सीख पाया वो बच्चा। इसका जो कर्व होता है ये सीधा एकदम जाता है, मतलब कि एक समान से ही सीखते रहता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला। दूसरा नंबर आता है, दूसरा नंबर आपको बोल सकते हैं कनकेव कर्व। क्या बोल सकते हैं, कनकेव कर्व, ठीक है।
इसको बोलते हैं धनात्मक त्वरण वक्र बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अवतल वक्र। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका फिगर ग्राफ कैसा होता है, तो यह ग्राफ है आपका। नीचे क्या होता है, टाइम होता है, कितने टाइम में कितना सीख पाया, ये ग्राफ डिनोट करता है। इसका जो ग्राफ होता है ये इस टाइप का होता है। ठीक है, पहले यहाँ पे स्लो होगा, उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आप लोग का अवतल वक्र, या फिर बोल सकते हैं कनकेव वक्र। अब तीसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर कहता है, तीसरा नंबर कौन सा वक्र होता है, ऋणात्मक त्वरण वक्र बोल सकते हैं, वक्र बोल सकते हैं, या फिर उत्तल वक्र, उत्तल वक्र बोल सकते हैं। ठीक है, कन्वेक्स कर्व होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, या फिर फिगर दे देगा और बोल देगा कि ये किस टाइप का वक्र है। तो इसका जो इसका जो होता है, देख लीजिए ग्राफ, ये इसका पहले क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, घट जाता है। पहले क्या होता है, बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, इधर फास्ट हो गया आपका, और फिर क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ये इस टाइप का होता है। नीचे में क्या होता है, टाइम रहता है, इधर अमाउंट रहता है, कितना आप लर्न कर पाए। ठीक है, चौथा नंबर है ये। चौथा नंबर क्या रहता है, लास्ट है। लास्ट जो होता है इसको बोल सकते हैं आप लोग एस शेप्ड वक्र, मतलब कि एस शेप्ड कर्व बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एस शेप्ड कर्व होता है। ठीक है, अब इसका जो फिगर होता है देख लीजिए, इसका फिगर कैसे होता है, आपका नीचे टाइम रहता है, इधर इधर क्या रहेगा, अमाउंट या फिर सीखने का जो भी लर्निंग करने का जो अमाउंट हुआ वो। इसका जो रहेगा पहले क्या रहेगा, इस टाइप का रहेगा, देखिए यहाँ पे रहेगा ऐसे, और फिर इस टाइप का। ये क्या होगा, पहले क्या रहेगा, अधिगम जो रहेगा पहले धीमा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे स्लो है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट पड़ गया, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, फिर से स्लो आ गया। इसका मतलब कि ये एस आकृति का हो जाएगा। किस आकृति का, एस आकृति का हो जाएगा, इसीलिए इसको एस शेप्ड बोलते हैं। एस शेप्ड, या फिर बोल सकते हैं इसको मिश्रित वक्र बोल सकते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है मिश्रित वक्र। पहले क्या होता है, उसको में धीमा होता है गति सीखने का, फिर तीव्र होता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, अधिगम वक्र कितना होता है, 4 प्रकार के होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई छात्र किसी प्रश्न का हल कर लेता है, कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। उसे प्रश्न के पूरे अंक मिलते हैं, उसे प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, या फिर शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, या फिर उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जब कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है तो इसका सर्वोच्च पुरस्कार यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 33। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है किससे, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, या चिंतन स्तर से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो समस्या समाधान जो होता है अधिगम, ये आपका चिंतन स्तर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। 34 नंबर है, शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि। अब इसका मुख्य लाभ क्या है, देख लीजिए। इसका मुख्य लाभ जो है, इसका मुख्य लाभ क्या है, छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, या छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये आपका नहीं होगा, पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, अनुशासित रहेंगे ऐसा नहीं है कुछ, छात्रों के साथ शिक्षक का संबंध बढ़ेगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्वतंत्र स्मरण कराने की विधि द्वारा सीखते हैं, देखिए रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं कि ये वकार की आकृति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, लिखना उदाहरण है, लिखना उदाहरण किसका है, प्रेरक अधिगम का, संवेदी अधिगम का, या प्रेरक एवं संवेदी अधिगम दोनों का, या फिर मौखिक अधिगम का। तो लिखना जो उदाहरण है इसमें क्या होता है, आपका प्रेरक एवं संवेदी अधिगम दोनों होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए 37 क्वेश्चन, बालकों को गृह कार्य दिया जाता है, बालकों को गृह कार्य दिया जाता है, बालकों को क्या, बालकों को गृह कार्य दिया जाता है बालकों को दंड देने के लिए,
कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए, या फिर बालकों की गंभीरता को संदेश देने हेतु, या बालकों को घर में व्यस्त रखने हेतु। तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कक्षा अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए ही होमवर्क दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है कि अध्यापक अभिभावक की मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि, पहला ऑप्शन है बच्चे की उपलब्धियों और लक्ष्यों के बारे में अध्यापक और अभिभावक दोनों सहमत हों। शिक्षक अभिभावक को समझाएं कि उसने बच्चों को किस आधार पर कितने कितने अंक दिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा ही अभिभावक अध्यापक को बच्चे का पूर्व वृत्त बताएं। ठीक है, मतलब बीता हुआ कहानी बताएगा कि ऐसे बच्चे किए हैं या कुछ किए हैं, ऐसा नहीं, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर है अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का गृह कार्य पूरा करने में वह कैसा तथा कितनी सहायता करता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे की उपलब्धियों और लक्ष्यों के बारे में अध्यापक अभिभावक दोनों सहमत हों। ठीक है, मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 39 नंबर है, जो निष्पादन अधिगम पर आधारित न हो उसे क्या कहते हैं। जो निष्पादन अधिगम पर आधारित न हो उसे क्या कहते हैं। पुष्ट पोषण कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं, या फिर विकास बोलते हैं, या फिर परिपक्वता बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख लीजिएगा, आधारित ना हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता। ठीक है, तो ये थी आज की इतना क्वेश्चन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि उन लोग को भी कुछ प्रॉफिट मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।